हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लो क्राइटेरिया। आज हम पढ़ने वाले हैं एलएलबी थर्ड ईयर का पेपर है साक्ष्य विधि। उसमें एक प्रश्न अक्सर हर बार पूछा जाता है कि सह अपराधी कौन होता है। क्या न्यायालय केवल सह अपराधी के कथन के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहरा सकता है? यह प्रश्न एलएलबी थर्ड ईयर के पेपर साक्ष्य विधि के अंतर्गत अक्सर हर बार पूछा जाता है। तो आपको इसका उत्तर किस प्रकार देना है, जैसे हम बताएं उस प्रकार आप उत्तर देंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होने की पूरी संभावना रहेगी। आपको लिख देना है कि दंड प्रक्रिया में अपराधों की प्रवृत्ति प्राय एकाधिक व्यक्तियों की संलिप्तता को दर्शाती है, जिनमें से एक मुख्य अपराधी होता है और अन्य सह अपराधी के रूप में कार्य करते हैं। दोनों की भूमिका भिन्न भिन्न होते हुए भी दोनों ही दंडनीय माने जाते हैं। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति होता है जो मुख्य अपराधी है, उसके साथ में जो उसका सहयोग कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? सह अपराधी कहलाएंगे। यदि वह मतलब दंड प्रक्रिया में अपराधों की प्रवृत्ति एकाधिक व्यक्तियों की संलिप्तता को दर्शाती है, जिसमें मुख्य अपराधी और एक सह अपराधी होता है। दोनों की भूमिका भिन्न भिन्न होते हुए भी दोनों को क्या माना गया है? दंडनीय माना जाता है। सह अपराधी की विधिक अवधारणा हम देख लेते हैं कि क्या इसकी विधिक अवधारणा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में धारा 133 के अंतर्गत सह अपराधी की साक्ष्य के संबंध में प्रावधान तो किया गया है, लेकिन उसकी कोई परिभाषा विधिक रूप से निर्दिष्ट नहीं की गई है। न्यायिक व्याख्याओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सह अपराधी वह व्यक्ति है जिसने किसी अपराध में प्रत्यक्ष और या परोक्ष रूप से भाग लिया है, सहयोग किया हो अथवा अपराध को उत्तेजित या प्रेरित किया हो। यह स्थिति विभिन्न न्यायिक निर्णयों से स्पष्ट हुई है और न्यायिक निर्णय है जिनके आधार पर, जिनमें से एक न्यायिक निर्णय आपके सामने है, इसके आधार पर स्पष्ट किया गया है कि अपराध के लिए सहायता, उकसाव या सहभागिता करने वाला व्यक्ति सह अपराधी कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी मकान में चोरी करता है तो वह उस व्यक्ति की जो चोरी कर रहा है उसकी सहयोग करेगा, तो वह भी जो सहयोग कर रहा है वह क्या कहलाएगा? सह अपराधी कहलाएगा और वह भी दंडनीय होगा और वह भी अपराधी कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? सह अपराधी कहलाएगा। और एक विशिष्ट उदाहरण के माध्यम से चोरी के अपराध में चोरी की वस्तु खरीदने वाला व्यक्ति सह अपराधी हो सकता है। यदि उसे पता नहीं है कि वह वस्तु चोरी की है तो शायद वह बच जाए, लेकिन यदि उसको पता है कि वह वस्तु चोरी की है तो वह नहीं बच पाएगा। वह क्या कहलाएगा? सह अपराधी कहलाएगा। अपराध में निगरानी करने वाला व्यक्ति भी, अभी मैंने आपको उदाहरण दिया चोरी का, उसमें यदि कोई व्यक्ति निगरानी कर रहा है किसी अपराध में तो वह क्या कहलाएगा? सह अपराधी कहला सकता है। परंतु जाल रचने के लिए यदि कोई रिश्वत मांग रहा है, कोई अधिकारी कर्मचारी, उसके लिए वह यह जाल रच रहा है कि वह पहले उससे रिश्वत मांग चुका है और वह ईसीबी में जाता है तो उसे कहा जाता है, उसे रुपए दिए जाते हैं और उसको प्रलोभन दिया जाता है। तो जाल जो रचता है रिश्वत देने वाला व्यक्ति, वह क्या नहीं कहलाएगा? सह अपराधी नहीं माना जाएगा। ये क्या इसका अपवाद है। अब इसमें सह अपराधी की साक्ष्य विधि की स्थिति क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 कहती है कि सह अपराधी अभियुक्त के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा और केवल इस कारण से कि उसका कथन अपरिपुष्ट है, अभियुक्त को दोष सिद्धि अवैध नहीं मानी जाएगी। अर्थात सह अपराधी विधिक रूप से सक्षम साक्षी होता है। केवल उसके कथन के आधार पर दोष सिद्धि वैध हो सकती है, भले ही वह संपुष्ट न हो, परंतु यह केवल तकनीकी वैधता है। व्यावहारिक विवेक की दृष्टि से न्यायालय संपुष्टि को अनिवार्य मानता है। क्या संपुष्टि आवश्यक है? जी हाँ, बिल्कुल संपुष्टि आवश्यक है। यद्यपि धारा 133 के अनुसार दोष सिद्धि के लिए सह अपराधी के कथन की संपुष्टि आवश्यक नहीं है, परंतु साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 दृष्टांत 6 के आधार पर यह सामान्यतः अपेक्षित मानी जाती है। इसका समर्थन अनेक न्यायिक निर्णयों में किया जाता है। एक न्यायिक निर्णय है जिसमें कहा गया है कि साक्ष्य को स्वीकार करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए और उसका तात्विक समर्थन अन्य साक्ष्यों से होना चाहिए। एक और मामला है जिसमें बताया गया है कि केवल सह अपराधी के कथन के आधार पर दोष सिद्धि विधि सम्मत हो सकती है, लेकिन सावधानी की दृष्टि से उससे पुष्ट किया जाना चाहिए। क्या संपुष्टि की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वह इसलिए पड़ती है क्योंकि सह अपराधी की साक्ष्य को लेकर संदेह की संभावना
अधिक होती है। वह अपने बचने का पूरा प्रयास करता है, जो अपने स्वार्थ के लिए झूठी गवाही दे सकता है। अभियोजन पक्ष से रियायत प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत बयान दे सकता है। अपराध में संलिप्त होने के कारण उसका कथन पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो सकता है। इन्हीं संभावना के चलते न्यायालय सह अपराधी के कथनों को तभी स्वीकार करता है जब वे स्वतंत्र साक्ष्यों से पुष्टि कर लेते हैं। अब लास्ट में हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि सह अपराधी वह व्यक्ति है जिसने अपराध में कोई भूमिका निभाई हो, चाहे वह प्रत्यक्ष क्रियाकलाप में हो या परोक्ष सहयोग में। वह विधिक रूप से अभियुक्त के विरुद्ध सक्षम साक्षी माना जाता है। यद्यपि केवल उसके कथन के आधार पर दोष सिद्धि संभव है, फिर भी व्यावहारिक न्यायिक मानकों के अनुसार उसकी साक्ष्य की पुष्टि होना आवश्यक और उपयुक्त समझा जाता है, ताकि निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध अन्याय न हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि सह अपराधी कौन होते हैं, क्या न्यायालय केवल सह अपराधी के कथन के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहरा सकती है। तो इसका उत्तर आपको आशा करते हैं कि मिल गया होगा। ये प्रश्न था LLB थर्ड ईयर का, एविडेंस और साक्ष्य विधि का था, और यह प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। यदि समझ नहीं आया तो आप इसको रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्न और उसके उत्तर के साथ। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।